नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं हम तो पूछेंगे न्यूज 18 इंडिया पर आपका अपना फेवरेट डिबेट शो। लगातार 6 हार के बाद आम आदमी पार्टी में घमासान तेज हो गया है। इस्तीफों के दौर के बाद अब विरोध की आवाज भी आने लगी है। इस बार नेतृत्व के खिलाफ आवाज आई है पार्टी के बनाने वालों संस्थापकों में से एक डॉक्टर कुमार विश्वास की तरफ से। कुमार विश्वास ने पार्टी की हार के लिए टिकट बंटवारे, गलत नीतियों और गलत रणनीति को जिम्मेदार ठहरा दिया है। किसी का नाम तो नहीं लिया, न अरविंद का न किसी और का, लेकिन जो बातें उन्होंने की समझ में आ रहा था कि वो निशाना किसको साध रहे थे। कुमार विश्वास ने माना कि पार्टी अपने मकसद और सिद्धांतों से भटक कर जनता का विश्वास खो चुकी है। लगातार हार के बाद आज हम तो पूछेंगे कि क्या कुमार विश्वास का यह कहना ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ ही कार्यकर्ताओं का विश्वास भी खो दिया है। सवाल नंबर 2, हम तो पूछेंगे कि क्या नेताओं की तरफ से सवाल उठने के बाद आम आदमी पार्टी नेतृत्व में बदलाव की जरूरत अब आन पड़ी है। और सवाल नंबर 3 कि क्या केजरीवाल का करिश्मा छूमंतर हो गया है। इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले देखते हैं कुमार विश्वास के इंटरव्यू के खास अंश, जहां वो सीधे पार्टी आलाकमान पर निशाना साध रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, आम आदमी पार्टी ने खोया विश्वास। पार्टी में व्यापक बदलाव की कोशिश होनी चाहिए। हम ईवीएम के कारण नहीं हारे, हमें जनता का समर्थन नहीं मिला है, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठीक से संवाद नहीं कर पाए। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, आम आदमी पार्टी ने खोया विश्वास। शरद जोशी ने कहा था हर पार्टी कुछ समय बाद कुछ प्रतिशत कांग्रेस बन जाती है। बीजेपी 80% कांग्रेस बन गई है, हम भी कुछ प्रतिशत कांग्रेस बन गए। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, आम आदमी पार्टी ने खोया विश्वास। कई फैसले बंद कमरे में हुए, एमसीडी चुनावों में गलत लोगों को टिकट दिया गया। ये एक टीस है, ये एक भूख है जो आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखने वाले नेताओं में से एक कुमार विश्वास के दिल में उठी है। एक के बाद एक लगातार 6 हार के बाद चुप्पी टूटी तो सामने कई सवाल थे, कुछ चुभने वाले तो कुछ झकझोरने वाले। ये हमारी छठी हार है, जिसका बड़ा कारण है कि हम लोग अपने ही कार्यकर्ताओं से कट गए। इस तरह ईवीएम को हार का कारण बताना गलत है। हम इसलिए हारे क्योंकि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। हार पर बहाने ढूंढने की बजाय हमें इस हार की समीक्षा करनी चाहिए। कुमार विश्वास जिस वक्त अपने दिल का दर्द कुछ पत्रकारों से साझा कर रहे थे, उसी समय मुख्यमंत्री केजरीवाल बारी बारी से जिलेवार विधायकों से बात कर रहे थे। किसी न किसी संगठन की हार का या पार्टी का हार का कारण कोई संगठन भी होता है, विधायक की कमियां भी होती हैं, उन कमियों को ढूंढने की कोशिश की जाए। विधानसभा चुनाव से नगर निगम चुनाव तक के सफर में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर आधा हो गया। जब मंच वीर को दिल्ली और पंजाब में प्रचार तक से रोक दिया जाए तो दर्द तो छलकेगा ही। पंजाब में अपने राजनीतिक फैसलों से हमने जनता की उम्मीदों को धूमिल किया। चलते युद्ध में एक महारथी को बोल दो कि तू खड़ा रहेगा तो क्या होगा। पार्टी में हार पर मंथन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अकेलेपन में कुमार विश्वास के मंथन से जो नतीजे निकले हैं उसमें हार की कई और खास वजह हैं। विश्वास कहते हैं नोटबंदी नवीन प्रयोग था, सियासी दलों ने प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी की। सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने का पार्टी का फैसला गलत था। देश 5000 साल का है और मेरे और आपके जाने के बाद हजारों वर्ष रहेगा, लेकिन सोच के देखिए कि आप कंधार से लेकर ब्रह्म प्रदेश तक थे, लेकिन हमारी इन्हीं चुप्पियों ने और हमारी अपनी अपनी रियासतों, अपने अपने राजाओं के प्रति इन्हीं निष्ठाओं ने इस देश के टुकड़े करा दिए और हम चुप बैठे रहे। हम तो पूछेंगे कि क्या कुमार विश्वास का आरोप सही है कि अंध मोदी विरोध आम आदमी पार्टी को ले डूबा। एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या कुमार विश्वास का यह आरोप सही है कि अंध मोदी विरोध आम आदमी पार्टी को ले डूबा।
अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और आज का हैशटैग है AAP में अविश्वास। इसके जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपने सुझाव सवाल हमको भेजिएगा। अब मेहमानों का परिचय कराते हैं। जो खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं उसमें सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के और आम आदमी पार्टी का बचाव करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ पंकज पुष्कर जी हैं जो दिल्ली विधानसभा में MLA हैं, स्वराज इंडिया अभियान से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी से चुनकर आए थे, अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। हमारे साथ मुकेश केजरीवाल हैं जो कि दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई दिनों से, कई वर्षों से आम आदमी पार्टी को बहुत क्लोजली कवर भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूजा बहारी जी मेरे साथ हैं जो कि प्रवक्ता हैं। पहली बार डिबेट में आप लोग शिरकत कर रहे हैं, हम तो पूछेंगे, मैं संबित को छोड़ के आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेहमान जुड़ेंगे उनका भी आगे मैं स्वागत करता रहूंगा। मेरे साथ मैं ये स्पष्ट कर दूं, आज इस डिबेट में आम आदमी पार्टी का औपचारिक और ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। पार्टी ने तय किया कि वो इस डिबेट में शिरकत नहीं करेंगे, कुमार विश्वास के ऊपर और कुछ नहीं कहेंगे। जो कहना था वो पार्टी के प्रवक्ता ने एक बाइट देके कह दिया है, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। लेकिन उसके पहले यह बताना बहुत जरूरी है कि कुमार विश्वास जो कुछ बातें कह रहे हैं अब उनको अपनी पार्टी में समर्थन भी मिलने लगा है। भले उनके जबान से बगावत की बू आती हो, लेकिन अब सोमनाथ भारती भी उनके समर्थन में सामने आ गए हैं। और सोमनाथ भारती जो कि मंत्री रह चुके हैं, वो ये साफ करते हैं कि जो कुछ बात कुमार विश्वास ने बोली है वो उसमें कुछ दम लगता है, उनको सुनना चाहिए। सुनते हैं क्या कहा पहले सोमनाथ भारती ने। मेरे नज़र में पार्टी के अंदर दो बड़े कद्दावर नेता हमारे हैं जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, जिनका अपना एक अट्रैक्शन है, जनता में बहुत डिमांड होती है। वो है अरविंद केजरीवाल साहब और कुमार विश्वास जी। दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चले जाइए। मुझे लगता है कि कुमार भाई को इस वक्त पार्टी के अंदर बड़ा दायित्व मिलना चाहिए। पार्टी का जो विस्तार का काम है देश में, उनको मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कुमार विश्वास साहब अगर उनको उनकी बातों को ढंग से सुना गया होता अंदर, तो बाहर ये बातें बोलते हैं। उनकी बेचैनी दिख रही उसमें। ये हाई टाइम है, पार्टी के अंदर गहरा बदलाव होना चाहिए। ये हाई टाइम है। अगर उनकी बातें पार्टी के अंदर सुन ली गई होती कुमार विश्वास साहब की, तो वो पब्लिक में आज इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। इसके बाद संजय सिंह, पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता, नजदीकी अरविंद केजरीवाल के, वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने पार्टी का बचाव किया, अरविंद केजरीवाल का बचाव किया और उल्टा कुमार विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए। सुनते हैं संजय सिंह को। क्या हमारे आंदोलन में कभी मतभेद नहीं हुआ? हुआ है। पार्टी के अंदर मतभेद नहीं हुआ? हुआ है। लेकिन हम लोगों ने उसको सुलझाकर आपस में बातचीत करके वहां से हम आगे बढ़े हैं। तो कुमार विश्वास हमारे पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, तो उनको जो भी बात करनी है पार्टी फोरम में बात करके, जो भी गलतियां कमियां हैं उसमें सुधारने के लिए हम सब लोगों को सामूहिक प्रयास करना होगा। सुना आपने संजय सिंह की सफाई। लेकिन कुल मिलाकर कुमार विश्वास ने और सोमनाथ भारती के बयानों ने, अलका लांबा ने जो किया 2 दिन पहले इस्तीफे की बात की, गुरदास मान ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए कि ईवीएम को क्यों मुद्दा बनाया गया, ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी में एक तरीके से दो फाड़ की स्थिति बनती जा रही है। पार्टी टूट रही है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन डिबेट की शुरुआत करता हूं सीधे संबित पात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक एमसीडी की हार या लगातार 4-5 हारों के बाद आपको लगता है आम आदमी पार्टी का यही हश्र होना था, जो बुलबुला था वो ऐसे ही फूटना था? संबित पात्रा। जी आप देखिए, जब ये आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली थी तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? खुद अरविंद केजरीवाल और बाकी तमाम लोग कहते थे कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं,
हम तो आपके चरणों में बैठ के सेवा करेंगे, देश बदल देंगे, वैकल्पिक राजनीति लाएंगे, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ नहीं हमें चाहिए। आप बताइए, आज आपका जो सवाल है कि 1, 2, 3 इलेक्शन हारने के बाद, पंजाब, गोवा और दिल्ली में एमसीडी चुनाव हारने के बाद क्या कहीं ना कहीं पार्टी में बिखराव आ रहा है? बिखराव तो आ रहा है, वो तो हमें स्पष्ट इनके बयानों से दिख रहा है। जिस प्रकार सोमनाथ भारती कुछ अलग बोल रहे हैं, कुमार विश्वास कुछ अलग बोल रहे हैं, संजय सिंह कुछ अलग बोल रहे हैं, इससे बड़ा स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि अंदर में कहीं ना कहीं एक डिस्कंटेंट और असंतोष तो है ही। मतलब इतना ही है कि ये लोग सत्ता ही चाहते थे, और जैसे सत्ता हाथ से निकली है या सत्ता कम हुई है, ये जो तड़प है वो तड़प अब सड़क पे आ चुकी है, ये तड़प अब बाहर आ गया है। जो सेवा करने के लिए होता है ना, उसको सत्ता रहे या ना रहे तड़प नहीं होती है। जो सेवा करना चाहता है वो तो तपस्वी है साहब। वो जो मदर टेरेसा होता है, उसको आप कुर्सी पे बैठाइए या नहीं बैठाइए, उससे क्या फर्क पड़ना है। तो ये कुर्सी और लाल बत्ती की दौड़ थी। कुर्सी हटते ही और लाल बत्ती ओझल होते ही कहीं ना कहीं अविश्वास का वातावरण। मुकेश के पास आता हूं। मुकेश केजरीवाल मेरे साथ हैं और वो आम आदमी पार्टी को मुझसे अधिक समझते हैं, कई दिनों से कवर कर रहे हैं। मुकेश, क्या आपको लगता है कि कुमार विश्वास चाहते हैं कोई पद? और मैं सवाल को थोड़ा और बढ़ा देता हूं आपका काम आसान करने के लिए। अरविंद केजरीवाल के पास 2 पद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इन तमाम इस्तीफों के बीच में एक पद से इस्तीफा देकर कुमार विश्वास को अकोमोडेट कर सकते हैं? अगर मुख्यमंत्री नहीं तो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर, जिधर सोमनाथ भारती इशारा कर रहे थे। मुकेश केजरीवाल। सुमित भाई, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें कही। मुझे नहीं पता मैं कितना जानता हूँ। खैर फिलहाल सवाल ये है आपका कि कुमार विश्वास को क्या राष्ट्रीय स्तर पे अरविंद केजरीवाल के पैरेलल एक पद दिया जाए या उनके बाद का नंबर 2 का पद दिया जाए। देखिए, जैसे सोमनाथ भारती ने भी कहा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनके करीब होंगे। जैसा माना जाता है कि अगर कोई विवादास्पद बयान खुले तौर पे कोई नेता देता है और उसके बचाव में अगर दूसरा कोई नेता दूसरी लाइन का भी अगर आता है तो माना जाता है वो उसके क्लोज है और वो उससे कुछ सूचना लेकर ही ऐसी बात कर रहा होगा। तो सोमनाथ भारती के कहे मुताबिक अगर जाएं तो हमें लगता है ऐसा कि कुमार विश्वास को कोई महत्वपूर्ण पद और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, कुमार विश्वास एक प्रोफेशनल हैं, कवि हैं और उनके बहुत सारे और काम हैं। तो जहां तक मुझे लगता है वो फुल टाइम किसी पार्टी के संगठन के पद को चाहते होंगे। मुझे इस बात पे थोड़ा संदेह है, पर अगर सोमनाथ भारती ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है इसकी संभावना हो। इसलिए पहले ये जानना जरूरी होगा, क्या कुमार विश्वास अपने प्रोफेशनल काम को छोड़कर पूरी तरह से पार्टी और संगठन के काम को संभालना चाहते हैं क्या? अगर जो वो ऐसा टीज खुल के थी, कहते होंगे, मुकेश भाई, जो टीज थी आज के इंटरव्यूज में जो उन्होंने दिए हैं 2-3 चैनल्स को, उसमें वो इस बात को, उनकी बात बार बार कह रहे हैं कि पंजाब में मुझे इस्तेमाल नहीं किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक पे बगैर सोचे समझे वीडियो जारी कर दिया गया, नोटबंदी के मामले में एक राय थोप दी गई देश की जनता पर, हमारी ये राय, इसको आप अपनी राय बताइए। ये तमाम बातें दिखाती हैं 2 बातें। एक तो पार्टी के अंदर एका नहीं था, सब एक राय से मिलकर रणनीति नहीं बन रही थी, और दूसरा, अगर कुमार विश्वास की जरा सी भी सेइंग है पार्टी के अंदर तो वो कमजोर होती गई है, वो पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। देखिए, ये कमोबेश पार्टी के सभी नेताओं के साथ है। जब अरविंद केजरीवाल कोई फैसला लेते हैं उसको कोई चैलेंज करने की स्थिति में आज के समय में आम आदमी पार्टी में नहीं है। और जिस तरह से अब देखें जो फैसले हो रहे हैं उसमें स्वाभाविक तौर पे हाँ, कुछ लोगों की बात जरूर सुनी जाती है, जिसमें कुमार विश्वास भी हैं और उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग भी है। ये भी एक वजह है कि उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुनी जाती है। लेकिन इन तमाम फैसलों में मुझे लगता है जितने बड़े फैसले हुए हैं, चाहे वो ईवीएम को दोष देने का हो या फिर नोटबंदी का इस तरह से विरोध करने का या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का एक बार विरोध करके फिर थोड़ा सा उस पर मॉडरेट होने का, ये सारे फैसले मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व से यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही लिए गए होंगे, जिसको सभी लोगों ने फॉलो किया होगा। और पार्टी में जहां तक इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है, वो मुझे लगता है आज के समय में सभी बड़ी पार्टियों में, छोटी पार्टियों में बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो रही है और आम आदमी पार्टी उससे बहुत अलग नहीं है। बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह ही होती जा रही है, जैसा कि कुमार विश्वास ने भी कहा कि इसका कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। शरद जोशी के लेख का उल्लेख करते हुए पूजा बारी जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, कांग्रेसीकरण को वो एक तरीके से बताना चाहते हैं कि कांग्रेसीकरण होना मतलब पार्टी का खराब होना, पार्टी में भ्रष्टाचार का आना, पार्टी का पतन होना। इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो हर टाइम ब्लेम गेम के ऊपर ही आई है, उसी के ऊपर राजनीति करती है और कुछ मिला नहीं। जैसे
आपने पूरा का पूरा कैंपेनिंग टाइम में देखा था। सिर्फ ब्लेम करना है दूसरे को। हमने डेंगू चिकनगुनिया नहीं हटाया क्योंकि बीजेपी यहाँ थी, हमने स्टेट में ये काम नहीं किया क्योंकि सेंटर में ये था। अब उनके पास और कुछ कहने को तो है नहीं। आपको ये अगर ये कांग्रेसीकरण ही कह रहे हैं, जो मैं आपको ये भी बता दूं, आपको ये कैसा लगता है जब कोई ये कहता है कि ये कांग्रेसीकरण हो गया बीजेपी, आपको ये कैसा लगता है जब ये कोई कहता है कि बीजेपी का 80% कांग्रेसीकरण हो गया और आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेसीकरण हो रहा है? इससे आपको गर्व की अनुभूति होती है या आपको परेशानी होती है? मैं ये कहूंगी जो थोड़ी बहुत सीट्स आम आदमी की आई है, क्या पता वो कांग्रेसीकरण के वजह से ही आई हो कि वो काम कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक स्टाइल से कांग्रेस करता है वो आम आदमी तो अभी बिल्कुल नहीं कर सका है। उनके पास बहाने चाहिए, बहाने वाली पार्टी है, क्राई बेबीज हैं, और उनका कुछ और राजनीतिक स्टाइल है ही नहीं। संबित 20 सेकंड्स, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बार बार हाथ उठा रहे हैं संबित, फिर मैं आता हूं पुष्कर जी। देखिए आपको सब ये बड़ा गंभीर डिबेट है, क्योंकि इससे हम सब राजनेताओं को कुछ ना कुछ सीखना है। कांग्रेसीकरण क्या होता है? कांग्रेसीकरण होता है कि अब कुछ व्यक्ति, एक परिवार के लोग या एक व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। महत्वाकांक्षा लिमिटेड लोगों की। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर आडवाणी जी, अटल जी से लेकर मोदी जी तक, ये ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल रिलेटिव्स हैं, ये विचारधाराओं के रिलेटिव्स हैं, ये खून से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसला हमारा तो कभी कांग्रेसीकरण हो ही नहीं सकता। रही नहीं, वो तो जहां मोदी तक जी आम बन आदमी गई पार्टी का सवाल है, आप देखिए एएपी बीजेपी की। मैडम, मैं आप दोनों को टोक रहा हूँ। संबित जी मुझे एक कमेंट लेना है साजिद रशीदी साहब का, मैं आऊंगा आपके पास। साजिद साहब, आप खुलकर समर्थन करते हैं आम आदमी पार्टी का, कुमार विश्वास की बातों में दम लगता है कि नहीं लगता है, कि ये लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, संबित जी भी बैठे हैं, वो बड़ी उससे अपनी बात रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पार्टी के अंदर कोई किसी तरह का उनको कमी लगी है और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को कहा है, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है ना ये, उसमें बुराई क्या है? लेकिन इसको जो दूसरी तरह से लिया जा रहा है कि भाई शायद ये बगावत है, ये बगावत नहीं है। नहीं, संजय सिंह तो बोल रहे हैं कि उपदेश ना दें। देखिए, यही तो आजादी है सर। संजय सिंह कह रहे हैं कि उपदेश ना दें हमको, जो कहना है फोरम में कहें। अगर कोई आपके बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। अगर कोई नहीं बोलता तो ये होता है कि साहब बोलने नहीं दिया जाता। नहीं। अगर कोई बोलता है तो उसको बगावत कह दिया जाता है। तभी बोलता है, आदमी आए कहाँ? आदमी तभी बोलता है जब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हो, जब उसको कहीं उम्मीद की किरण ना दिखाई दे रही हो। मैं समझता हूं, जैसे मुकेश जी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि कुमार विश्वास जो है वो फुल टाइम नहीं दे सकते राजनीति को, वो अलग टाइप के आदमी हैं। आपको लगता है? कुमार को नहीं लगता है? उनके अपने बहुत बिजी। सोमनाथ भारती को गलत लगता है क्या? देखिए, सोमनाथ भारती बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय कन्वीनर बदलना चाहिए। हर आदमी की अपनी राय हो सकती है। दूसरी बात यही तो लोकतांत्रिक है, यही तो, इसी को तो कहा जाता है कि आदमी अपनी बात को कहे कि भाई जो भी है उसको सुधार कर लिया जाए। इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है ना, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है ना ये। हाँ, कोई बुराई नहीं। कायम रहिएगा अपने बयान पर, कोई बुराई, अपने बयान पर कायम रखिएगा। मैं आगे आपसे बात करूंगा। एक बार फिर आप सबका स्वागत है ब्रेक के बाद, और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अब मौलाना अंसार रजा भी जुड़ चुके हैं इस डिबेट में, बाकी तमाम पैनलिस्ट बने हुए हैं। पुष्कर साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, मैं ब्रेक के पहले नहीं आ पाया। ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए आपसे, क्योंकि आप उस पार्टी के साथ काम करते रहे। हालांकि ये बात अलग है, काफी समय से आप निकाले जा चुके हैं, अलग हो चुके हैं, और आपने अब स्वराज अभियान के साथ हैं। क्या कुमार विश्वास की महत्वाकांक्षा है, या कुमार विश्वास, जैसा कि मुकेश केजरीवाल साहब ने कहा कि वो एक कवि हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है, उनके पास अपने असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, या कुमार विश्वास वाकई में चाहते हैं कुछ पद इस पार्टी से? देखिए, जो कुमार विश्वास जी का कहने का तरीका है वो अंदरूनी तौर पर पहले भी व्यक्त होता रहा है। समस्या ये नहीं है कि कुमार विश्वास कुछ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सवाल कुछ गहरे हैं। दांव पर जो लगा हुआ है वो कुछ बहुत बड़ी चीज लगी हुई है। भारतीय इतिहास में 30 वर्ष के अंतराल के बाद एक उम्मीद की राजनीति शुरू हुई थी, आशा का संचार हुआ था, और उस पर जो बहुत बड़ा आघात पहुंचा है उसकी बेचैनी देर सवेर कवि हृदय कुमार विश्वास में भी प्रकट हुई। हालांकि यही बात 2 वर्ष पहले से हम कह रहे हैं, और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण बहुत पहले से कह रहे हैं। वो बात कुमार विश्वास जी ने आप कही है, सोमनाथ भारती जी ने आज कही है, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता और समय आने पर कहेंगे। सवाल बहुत गहरे किस्म के उठे हुए हैं। जो कुछ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ हुआ करीब 1.5 साल पहले, क्या कुमार विश्वास की आवाज
उसी तरफ पार्टी को ले जा रही है। एक और बिखराव, एक और बड़ा पॉपुलर जाना माना चेहरा पार्टी से अलग होने के बहाने ढूंढ रहा है, या पार्टी उनको बाहर कर सकती है? जी दरअसल कुमार विश्वास जी के कहा हुआ समाचार बनता है, बल्कि यही घटना पिछले 2 वर्ष में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, लाखों मतदाताओं के साथ हुई है। ये पार्टी जो कि मूलतः कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी, ईमानदार लोगों के ईमानदारी के पैसे से बनी पार्टी थी, वो धीरे धीरे पेड वर्कर्स की पार्टी बन गई, जहां जनता से डोर टू डोर करके संवाद किया जाता था। वहां 529 करोड़ रुपए के विज्ञापन से संवाद होने लगा, जहां की जनता की सच्चाई एक पार्टी का यूनिक सेलिंग पॉइंट था। वहां पर खिलवाड़ करना, ड्रामा करना, विज्ञापनबाजी करना, वो एक पार्टी का चेहरा बन गया। तो यकीनन समस्या कुमार विश्वास भर की नहीं है। हजारों दिल टूटे हैं, लाखों लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। ये बहुत बड़ा पाप, पंकज जी, बहुत जाने पंकज जी आपकी बात का जवाब दे रशीदी साहब, बोलिए। पंकज जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए पार्टियां टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि पार्टी ने दिल्ली में काम किया है कि नहीं किया है? आप काम को देखेंगे या इन चीजों को देखेंगे जो पहले भी पुरानी पार्टियों में होती आई है? और कहां नहीं होता ऐसा? बीजेपी छोड़कर भी लोग जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भी लोग जा रहे हैं, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, ये तो चलता रहता है पार्टी के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको बहुत अभी आप बोल रहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी के अंदर है कि वो खुल के बोल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो छोड़ के जा रहे हैं। मैं कुमार आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैं कुमार विश्वास की बात हो रही है मौलाना साहब। मैं कुमार विश्वास आज तो कुमार विश्वास की पंकज जी की उस बात पर कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी अपने सिद्धांतों से हट गई है। सिद्धांतों से हटने का मतलब क्या है? कुमार विश्वास को सुना आपने? सर पार्टी ने कुमार विश्वास को सुना आपने? 2-3 बातें मैं आपको रिपीट कर दूं तो आपके लिए भी जरूरी है अगर नहीं सुना, और दर्शकों के लिए भी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो वीडियो जारी किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, वीडियो संदेश, वो जल्दबाजी में किया गया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कुमार विश्वास आज कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर के महीने में हुई थी। कुमार विश्वास कहते हैं कि नोटबंदी के मामले में पार्टी ने अपनी राय बना ली और वो जनता पे थोप दी कि ये बोलो कि नोटबंदी बुरी है, जबकि इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। एक बार जब खबरें आती हैं कि पब्लिक परेशान है, फिर हमको अपनी राय बनानी चाहिए थी। दूसरी बात, तीसरी बात, ईवीएम का बहाना बनाया गया। ईवीएम एक वजह हो सकती है, वो चुनाव आयोग को जांच कराना चाहिए, लेकिन ईवीएम के बहाने के नाम पर आप ये भूल गए कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया, जनता हमसे परेशान चल रही है। ये सब आपके नेता कुमार विश्वास ने कहा है, ये आपके साथ काम कर रहे थे कल तक। मैं तीनों बातों पर बोलना चाहता हूं। देखिए बात सुनिए, ईवीएम कोई आज का बहाना नहीं है। ये लालकृष्ण आडवाणी ने और जो भाई जब 67 सीटें आई थी तब क्यों नहीं बोला आपने? नहीं, जब 67 सीटें आई थी दिल्ली में 2015 फरवरी में, सर इस बात को वहां से नहीं क्यों नहीं जोड़े? देखिए क्यों नहीं जोड़े? परेशानी है वो चली, क्यों नहीं जोड़े? नहीं एक परेशानी है वो चली सर, एक परेशानी बोलना चाहिए। तब आम आदमी पार्टी ने खरीद लिया था। नहीं, जिस वक्त तब आम आदमी पार्टी ने ईवीएम को टेम्परिंग करना सीख लिया था। बीजेपी बोल रही है कि रशीदी साहब आज अगर केजरीवाल आए थे, मैं आपको तो बीजेपी को बोलना चाहिए था। नहीं सवाल रशीदी साहब हुआ नहीं ना, मैं आऊंगा रशीदी साहब। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं आप दोनों का ध्यान लेके आना चाहूंगा, अंसार समित में आऊंगा, अंसार रजा का भी और आपका भी। मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में जुड़ा था आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि कुमार विश्वास ने वोट बैंक की बात की है कि हमारा वर्कर हमसे नाराज चल रहा है। आपने देखा एमसीडी चुनावों में क्या हुआ, आपको 54% वोट मिलते हैं फरवरी 2015 में, और आज की तारीख में वोट मिलता है 25%। मुसलमान इलाकों की 6 बड़ी सीटों पर कांग्रेस पार्टी डेंट लगाती है। कुल 13 या 14 सीटें जब मुस्लिम बहुल हैं, उनमें से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, आपके पास 7 या 8 सीटें आती हैं। इन परिस्थितियों में अंसार रजा साहब, क्या अल्पसंख्यकों का भी मोह भंग हुआ है अरविंद केजरीवाल से? क्या यही वोट बैंक है जिधर कुमार विश्वास इशारा करना चाहते हैं, जो अरविंद को दिखाई नहीं दे रहे? एक शेर सुनाता हूं पहले आपको। जल्दी सुनाइए। अरे बिल्कुल जल्दी सुनाऊंगा। तो चूंकि एक शायर ने आवाज उठाई है तो मैं समझता हूं कि शेर से ही बात शुरू होनी चाहिए। किसी को क्या गरज सोचे तुझे नीचा दिखाने को, तेरे आमाल काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। ये जो केजरीवाल साहब की पार्टी को जुमा 8 दिन हुए हैं, अभी बहुत मुश्किल से 3 साल हो गए, ठीक है ना। और ये अन्ना हजारे की देन है। आज अन्ना हजारे किनारे पे खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा वकील हिंदुस्तान का जो इनको कंधे पे लेकर के चला, उसको निकाल के, बहुत बड़ा चुनाव का विश्लेषक जिसको कहा जाता था, वो आज किनारे पे खड़ा। आखिर वजह क्या है? केजरीवाल अपने से ज्यादा कद्दावर आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पहली चीज। कुमार विश्वास का क्या? कुमार विश्वास एक शायर आदमी है, उनकी मकबूलियत पूरी दुनिया में है।
केजरीवाल को अभी से लोग जानते हैं, कुमार विश्वास को एक जमाने से जानते हैं। कुमार विश्वास का भी अपना कद है। ये किसी से मशवरा तो लेते नहीं है, किसी से बात तो करते नहीं है, जो इनके दिमाग में आता है। क्योंकि जो पागल आदमी जो होता है ना, तो वो ऐसी चीजें अपने दिमाग से निकाल करके लाता है कि हो सकता मैं जो कहूं वही सच्चाई हो जाए। ऐसा नहीं है। ये आजाद मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है। आपको सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे। जोश में आके कुछ भी करवा सकते हैं आप पब्लिक को। आप मुख्यमंत्री होते हुए आप धरने पर बैठ गए, आपने एक मिनट, आपने जितने वादे किए, मैं मुस्लिम पे आता हूं, मुस्लिम पे देखिए, अब मुस्लिम, मैं अपनी सीट की बात करता हूं, मैं जिस इलाके में रहता हूं, मैं एक बात कहता हूं, चूंकि हमारे यहां एक जमाने से एक आदमी, हम नाम नहीं लेंगे चैनल पे, कब्जा किया हुआ था सीट पर। हमने ये कहा, बाकायदा मंच लगवाया हमने, और हमने उसमें ऐलान किया कि हम इस आदमी को हराने के लिए एक आदमी का साथ हम दे रहे हैं। मैंने बरजस्ता का माइक पर कहा, और हम उस सीट को हम जिता के लाए अपनी दम पे। वो हम ये नहीं बताएंगे किसकी सीट है, लेकिन हमारे कहने का मतलब, आखिर जिस मुसलमान के भरोसे तुमने कांग्रेस से दुश्मनी दिलवाई हम सारे मुसलमानों की, इसका मतलब आज क्या हो रहा है? मुसलमानों का मोहभंग हो गया, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। और इसका नतीजा भी आपने दिल्ली की सीटों पर देख लिया, जैसा अभी आप बता रहे हैं कि 6-7 सीटें ऐसी हैं। मैं समझता हूं कि मुसलमान अब टूट करके सुमित जी या तो बीजेपी में जाएगा, ये बिल्कुल या नहीं कांग्रेस में, कांग्रेस में जवाब दीजिए। ये बिल्कुल तारीख से नावाफियत की बात है। मुसलमान का कोई मोहभंग नहीं हुआ। 3 साल से जन्मी पार्टी, एक स्टेट में हुकूमत है उसकी, दूसरे स्टेट में मजबूत विपक्ष में है वो, दूसरी जगहों पर वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, एमसीडी में पहला चुनाव लड़ा है और इस पोजीशन में आ रही है। इसमें कहां मुसलमान का मोह भंग हो गया? और कैसे आप कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ, अरे संतुष्टि की तो बात, ईवीएम टेम्परिंग की बात क्यों करते हैं? देखिए वो जो है वो तो पहले से, फिर अरे भाई तो 48 सीटें कैसे जीत ली? भाई पहले ही बात कर रहा हूं, बीजेपी 6 मुसलमानों को खड़ा करके उनको हरवा देगी। यही तो मैं कहना चाहता हूं। 6 मुसलमानों को वहां भी टेम्पर कर लेते। संबित पात्रा जी ने, जिनको मुसलमान वोट नहीं देता था बहुमूल्य क्षेत्र में, टेम्परिंग करनी होगी तो सबकी टेम्परिंग करेगी ना। बीजेपी को मुसलमान की याद आ गई केजरीवाल को हराने के लिए। भाई आपका जनाधार खिसक रहा है, ये बड़ी आपके सामने अंसार साहब बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, आप मत मानिए, आप मत मानिए, लेकिन ये भी एक डिबेट का मुद्दा है। संबित पात्रा, मैं आपको लेके आऊंगा, फिर मुकेश केजरीवाल आपको। संबित पात्रा, क्या बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है जो बात इशारा कर रहे हैं? कौन सा इशारा कर रहे हैं हम लोग? मैं इशारा कर रहा हूं, यूपी चुनाव में अमित शाह जी ने यह कहा था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता। आज आपने एमसीडी चुनाव में 5 टिकट दे दिए मुसलमानों को। अमित शाह जी ने ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कि मुसलमान हमें वोट आप नहीं बाइट देता उठा है। लीजिए। उन्होंने कहा ये तो बाकायदा यूपी चुनाव के अंदर ये बाइट तो परवेश वर्मा ने कहा, ये तो इतनी भूमि है बाइट, हर जगह सुना है। आप परवेश वर्मा ने कहा, आप देख लीजिए, परवेश वर्मा ने कहा, परवेश ने कहा, परवेश वर्मा ने कहा। मैं संबित नहीं बोल रहा था। चलिए आप लोग बात करें। संबित बोलिए। चलिए ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी पे डिबेट हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं है। आपको समझना होगा कि आम आदमी पार्टी में ये हालत आज क्यों है। आप देखिए आम आदमी पार्टी क्यों आई थी। याद करिए, जिस दिन आम आदमी पार्टी का शपथ लेने के लिए, सरकार का शपथ लेने के लिए चीफ मिनिस्टर, बतौर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो एक टूटी फूटी वैगनआर गाड़ी में आए थे, हम सबको याद है। और पीछे पीछे फिर उनके बाकी मंत्री आए थे, कोई रिक्शा में आ रहा था, कोई ई रिक्शा में, कोई उसके पीछे लटक के आ रहा था, कोई मेट्रो में आ रहा था। और क्या कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, और हमारे पास कुछ नहीं है और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली सेवा करना है। 1 साल के अंदर कुछ नहीं से सब कुछ कैसे हड़प लेना है, इसकी कहानी आम आदमी पार्टी बनी। 16,000 रुपए की थाली, 1 करोड़ रुपए का समोसा, घर नहीं लेंगे, सबसे बड़ा बंगलो कहाँ है दिल्ली में ढूंढो, वो ले लेंगे। और उसकी गाड़ी नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी भी ले लेंगे। तनख्वाह नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा तनख्वाह ले लेंगे। आपने लोगों को मूर्ख सोच रखा है। वो याद नहीं है ये जो सब जो कुछ बाकायदा लोगों को प्रेस में दिखता भी है। आया लोगों है ने कहा कि अच्छा सूटों पर किस ये तरह तो बड़ी बहस बड़ी हुई बातें मोदी जी कर की। रहे थे, इनका आपको दर्शन कुछ नहीं हो। देखिए खाली आगे याद आ गया, सिर्फ- वैगनआर आ गई। नहीं, आपको वो सिर्फ गाड़ी आ खाली गई, याद देखिए है। देखिए वो गाड़ी दिख आपको रही है। मोदी जी के सूट याद नहीं है, अरे वो जो गाड़ी 10-10 देखिए लाख में देखिए बनते आ हैं। गई आ गई। लेकिन मोदी जी वो आम आदमी मफलर और वो पार्टी गाड़ी में देखिए। थे। पहन चुके हैं। ये अरे आपको आपके याद बीच नहीं में है। नहीं बोल रहे साहब, वो मफलर और गाड़ी देखते हैं मोदी जी। अभी तो केजरीवाल बन गया, जेंटलमैन है। आपके बीच में मैं नहीं चाय बोल बेचने रहा वाला था। हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, एक मैं मिनट। चाय बेचता हुआ आया हूँ, प्रधान बनकर के आया हूँ, चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट चिल्लाना लेकर शुरू के कर आया देते हैं। है। मौलाना जी आम आदमी तो आम आदमी पार्टी के समर्थक साहब, कैसे एक बीच मिनट, डिबेट में चिल्लाने लगते हैं, रशीदी इसलिए साहब, आम एक आदमी पार्टी ऐसे हारती है। मिनट एक करके बात करिए। संबित को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे मुकेश की बात भी अब जानना मैं है। पूरा कर लूं। हाँ बिल्कुल, पुष्कर साहब भी हाथ उठा रहे हैं। संबित कंप्लीट 20 सेकंड्स में। देखिए अरविंद
देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो काम करने का तरीका है वो है फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर टेक्निक। मतलब रातों रात मुझे चीफ मिनिस्टर बन जाना है और अगले सुबह मुझे पंजाब उसी चक्कर प्राइम में गए मिनिस्टर थे बन जाना है। भैया ऐसे नहीं होता है। ये एक आदमी की महत्वाकांक्षा एक आदमी की महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं हो जिन्होंने सकती। पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, आज उनकी क्या हालत है। ये मौलाना साहब से ही बुलवा लीजिए। ये सोच रहे हैं कि रशीदी साहब, रशीदी साहब, पार्टी को आप अगर ऐसे ही बात करेंगे तो मैं ब्रेक ले लूंगा। रशीदी साहब, दिस इज नॉट डन। जब मैं आपका नाम लूंगा आप बोलिएगा ना। आपको मैं सबसे अधिक मौका दे रहा हूं। संबित पात्रा को इतनी देर बाद मौका मिला, उनको बात कहने दीजिए। आप हाथ उठाइए, मैं आपको जवाब का मौका दूंगा। मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। संबित पात्रा, मुकेश केजरीवाल, पुष्कर जी, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। और अब तक के नतीजे दिखाता हूं इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले। आज हमारा सवाल था कुमार विश्वास के ऊपर कि क्या कुमार विश्वास का आरोप सही है कि अंध मोदी विरोधी आम आदमी पार्टी को ले डूबा। 93%, 93% लोग हमें जवाब दे रहे हैं। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। 89% लोग ट्विटर पोल पे हमें जवाब दे रहे हैं। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से, मुकेश मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई मोदी का विरोध करने के चक्कर में, चाहे वो बनारस में चुनाव लड़ने हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना करना हो या फिर नोटबंदी पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना हो, उसमें कुमार विश्वास का साफ कहना है कि जल्दबाजी की गई और ये पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, बूमरैंग कर गया। मुकेश जी, देखिए, मुझे ये लगता है कि आप ही नहीं, संबित पात्रा और तमाम जितने भी लोग हैं, सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आम आदमी पार्टी कमजोर क्यों हो रही है, चुनाव क्यों हार रही है। संबित पात्रा जी ने माना कि एक समय जब भाजपा और सहित तमाम पार्टियां बहुत भ्रष्ट थी और पूरी राजनीतिक व्यवस्था बहुत सड़ी गली हो गई थी, तब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और वो एक स्वस्थ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा लगता है। देखिए, कब सुनाई दिया ये आपको? क्या संबित जी चिंतित हैं? अगर ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बात समझेंगे। इसके कमजोर होने से, मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे, और अगर आप बोलते रहेंगे तो नहीं सुन पाएंगे, फिर समझेंगे भी। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा लगता है। आपने क्यों जोड़ दिया? आप अपने मन से कह दीजिए जो कहना है। भैया, मेरी बात सुनेंगे आप तो समझेंगे, मैं ये कह रहा हूं। और अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, फिर बोलते ही रहेंगे। तो आप कृपया सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि ऐसा लगता है आपने सुना नहीं, इसीलिए आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अब फिर से सुनिए। मैंने ये कहा कि चैनल के पत्रकार सहित सभी लोगों को लगता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, लगता है कि चिंता है कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर क्यों हो रही है। एक ऐसे समय में जब सारी व्यवस्था सड़गल गई थी, उस समय में आम आदमी पार्टी जैसे एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प मिला, वो अब कमजोर हो रहा होगा, इसीलिए लोगों को चिंता हो रही है। अगर ये बात है तो फिर आपके सारे सवाल जायज हैं कि क्या उसने नोटबंदी पे ज्यादा बढ़ चढ़ कर विरोध किया, क्या उसने सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा जल्दबाजी में विरोध किया। ये सवाल तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हमें लगता हो कि एक देश को बहुत अच्छा विकल्प मिलने जा रहा था, जो भाजपा या कांग्रेस या तमाम मौजूदा पार्टियों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तब तो इन सवालों के बहुत मायने होते हैं। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि भाजपा एक बहुत अच्छा विकल्प थी, मुकेश भाई, ये तो सच्चाई है ना कि नोटबंदी पे बीजेपी को समर्थन मिला। जो एक्सपेरिमेंट जो था, जो आतंकवाद या नक्सलवाद के नाम पर कहा गया, भले ही आतंकवाद नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, सुकमा आज भी हो रहा है, कुपवाड़ा आज भी हो रहा है, लेकिन जो वो पिक्चर पोर्ट्रेट की गई थी, जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका इनिशियल तो बीजेपी को फायदा मिला और बीजेपी चुनाव जीती, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी विक्ट्री जीती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है, क्या आप भी मान रहे हैं कि इससे न तो नक्सलवाद पे कोई फर्क पड़ा, बल्कि अगर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि इससे नक्सलवाद की कमर टूट गई, 2-3 दिन के अंदर इतने जवाबदेह पदों पे बैठे केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबने कहना शुरू कर दिया। कुमार कह रहे हैं, मुकेश भाई, कुमार विश्वास यही कह रहे हैं कि हमने अपनी राय बनाकर थोप दी। हमको इंतजार करना चाहिए था कि सर्जिकल स्ट्राइक फ्लॉप हुई कि नहीं हुई, नोटबंदी फ्लॉप हुई कि नहीं हुई। यही तो उनका सवाल है कि किस बात की जल्दबाजी थी, क्यों हम कहना चाह रहे हैं। मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ जी। देखिए, बिल्कुल ठीक है उनके सवाल, आपके भी सवाल जायज हैं और संबित पात्रा के बहुत अच्छे, मुझे बहुत सुन के अच्छा लगता है।
मैं पिछले लगभग हफ्ते भर से उनके ये वाक्य कि एक टूटी फूटी वैगन कार में आए थे और आज बंगला नहीं चाहिए था, आज सबसे बड़ा बंगला चाहिए, ये मुझे मतलब लगभग याद हो गई है उनकी बातें। और ये एक डिजाइन चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह की बातें किसी भी बहाने से चर्चा में लाकर उनको इस तरह की बातें इतनी बार कान में डाल दो कि लोगों को एक विश्वास हो जाए। ये बातें जायज हैं, स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सवाल उठाते हैं, संबित बोलेंगे। संबित, मुकेश साहब, ऐसा है, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो रुकिए, मैं बोल लूं अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। संबित, you made a point, मौलाना साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संबित want to respond। संबित, आप वही पुरानी घिसी पिटी बातें रोज 7 दिन से कह रहे हैं। देखिए, जवाब दीजिए मुकेश केजरीवाल की इस आरोप का। यार तो 10 चैनल कहां से नए जुमले लेकर के आएंगे यार? घिसी पिटी पार्टी से तो घिसी पिटी बात डिफेंड कर रहे हैं संबित पात्रा को। डिफेंड नहीं कर रहे हैं। संबित पात्रा, मैं बोल सकता हूं। संबित पात्रा, मैं बोल लूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या आप ऐसा माहौल बना रहे हैं सुमित जी, क्योंकि आपका चैनल भी तो डिबेट कर रहा है। अब ये पूरी दुनिया, पूरा कायनात षड्यंत्र कर रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ऐसा तो आम आदमी पार्टी तो सोचते ही है। अब केवल एक ही व्यक्ति बच गया है जिसको गाली नहीं दिया है केजरीवाल जी ने, वो भगवान बचे हैं। बाकी किसको गाली नहीं दिया है? बाकी सबको गाली दे दिया है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी उन्होंने लिस्ट में ऐड कर दिया था, आप याद करेंगे तो, इसलिए गाली सबको पड़ चुकी है। और जहां तक शासन का सवाल है कि ये वैकल्पिक राजनीति लेके आने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन। देखिए, वैकल्पिक राजनीति कभी रातों रात नहीं। वैकल्पिक राजनीति में एक ठहराव होता है, एक धीरज होता है, एक धैर्य होता है। तो कह रहे हैं कि आप इतना धैर्य होता है, इतने बार झूठ बोलिए कि लोग उसको समझने लगे। अरे मौलाना साहब, डिबेट पे दंगा क्यों शुरू कर देते हैं भैया? अगर बोलोगे तो लोग उसको सच मानने में मजबूर हो जाते हैं। सुनिए मौलाना, ऐसे सपोर्टर होंगे तो जीतेंगे कैसे? आप जीत रहे हैं ना, कहाँ जीत रहे हैं? अभी तो हारे थे, परसों आ रहे हैं। अरे 48 घंटे नहीं हुए। 3 साल की पार्टी, आप इतिहास उठा लीजिए पार्टियों का। मौलाना साहब, आप बताइए क्या कमाल है, ये आम आदमी पार्टी के दूसरों को बोलने ही नहीं देते हैं। आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, मैं बहुत देर से आऊंगा आपके पास। बिल्कुल सुमित जी, ये बहुत गलत बात है। नहीं, आप बोलिए। सुमित जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है, कोई वैकल्पिक राजनीति चाहता है, उसमें ठहराव और धीरज होता है। आम आदमी पार्टी के पास ठहराव है? बिल्कुल नहीं है। कोई धीरज है? बिल्कुल नहीं है। तो आप अब देखिए, इनके अंदर ही जो कुटुंब में लड़ाइयां हो रही हैं, अभी मौलाना साहब कह रहे थे ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी है। नहीं, इंटरनल सुन इंटरनल आप लोगों ने तय किया डिबेट को डिरेल करना। अच्छी बात है, आप डिबेट को डिरेल करना तय करके आए पे आके लड़िए। हमें अरे जनाब, अरे तो हाथ उठाइए ना, मैं आऊंगा ना आपके पास। किसी को बोलने से रोक के हटिए, मैं आपको ट्रिपल तलाक की डिबेट में बुलाना था ना, ये संजीदा डिबेट में क्यों बुला लिया? बिल्कुल पूजा बहारी। संबित जी, ये मौलाना का महिलाओं के अधिकार, ये तो महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। अभी तो आम आदमी पार्टी जीतेगी कैसे? को भी देखते हैं, ये तो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बोलते हैं ये लोग। अरे संबित जी, ये आपका चैनल नहीं है। एक मिनट, ये आपका, ये बीजेपी पार्टी नहीं है। अंसार रजा, अंसार रजा, अंसार रजा, अंसार रजा, अंसार रजा शांत। ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए। आपका अंसार रजा शांत, अंसार रजा शांत, शांत। और आपको दिक्कत है बात करने की तो शांति से बैठिए। थोड़ी हो रहा है। एक मिनट, गहरी सांस लीजिए। आपकी बीएसपी एक मिनट संबित जी, मैं ये क्लियर कर दूं, यहाँ सबको मैंने बुलाया है, सब मेरी मर्जी से आए। तो आपको नहीं करेंगे। अरे एक मिनट, आप उनको बीच में अगर रोकते रहेंगे तो ऐसे रिएक्ट करेंगे ना। तो एक बार उनको 20 सेकंड बोलने दिया आप दोनों ने मिलकर। कभी आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं, कभी आप उनको काट रहे हैं। वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा कोई आदमी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस डिबेट का एक डेकोरम है। पूजा तब से बारी का इंतजार कर रही है, पुष्कर साहब हाथ उठा रहे हैं, मुकेश केजरीवाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार टूटे पड़े आप दोनों यार बीच में। हम तो बोलेगा, आप भी बोले, अभी आप गुस्सा किए कि नहीं किए? नहीं अंसार रजा, आप भी, आप लगातार बोल रहे हैं। एक मिनट, अब बहुत आखिर के 5-6 मिनट बचे हैं, मुझे अच्छे से करने दीजिए। पूजा बारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो दिल्ली की जनता को समझाना जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल से चूक क्या वहां पे हुई जो दिल्ली उनको मैंडेट दी, उस दिल्ली को छोड़ के वो देश भर में घूमने लगे। वो पंजाब जा रहे हैं, वो गोवा जा रहे हैं, वो गुजरात जाने का सपना देख रहे हैं। क्या इससे दिल्ली की जनता का मोह भंग हुआ? क्या ये रणनीति फ्लॉप कर गई? देखिए, केजरीवाल जी ने ना दिल्ली को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। पहले 49 डेज के बाद माफ कर दीजिए, ऐसे एड्स आ रहे थे उनके। दिल्ली की जनता ने माफ भी किया और 67 सीट से उनको वापस लाए। पर उन्होंने उनको धोखा दिया है। पहले दिल्ली में 5 साल आप चलाइए गवर्नमेंट,
मेक इट गुड, मेक इट, जो प्रोमिसेस आपने किए, वैसे प्रोमिसेस भी उन्होंने किए थे, जैसे 50 साल का काम 5 साल में करेंगे, 2.5 साल हो गए, वो तो सबने हालत देख ही ली है। मौलाना जी कह रहे थे कि ये काम वो काम ये आम आदमी ने किया है, क्या है उन्होंने, सिवाय कि ब्लेम गेम के लिए सिर्फ उन्होंने आते कभी सेंटर को, कभी एलजी को, कभी एमसीडी को, अभी भी पूरा कैंपेन आपने देखा था, या तो धमकी दे के लोगों से बात करते हैं, हाँ डेंगू चिकनगुनिया है तो मेरे पास मत आना। आज अपने काउंसलर्स को जो नए बने हुए हैं उनको धमकी दे रहे हैं कि भगवान तुमको दंड देगा अगर तुमने पार्टी को धोखा दिया। ऐसे तो उनका बात करने का तरीका है, तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है, ये उनको सोचने की बहुत जरूरत है। आए थे आम आदमी बन के, लोग एम्पैथाइज कर रहे थे उनके साथ, लेकिन बन गए 2 साल में केजरीवाल बन गया, जेंटलमैन वाली हाल हो गया। दिल्ली की जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल उनको भूल गए हैं और वो देश भर के नेता बनना चाहते हैं, दिल्ली से बाहर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, कोई मंत्रालय नहीं, कोई पोर्टफोलियो नहीं, किसी के लिए कोई जवाबदेही नहीं। वहाँ पीएम का है चुनाव तो वहां चले जाएंगे, पंजाब में चुनाव है तो वहां चले जाएंगे, दिल्ली तो देखिए पहले। पंकज से पूछा। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करने नहीं आना चाहता था, मैं अरविंद केजरीवाल पर बात करने के साथ समय खराब नहीं करना चाहता। अगर कुछ लोकतंत्र और दिल्ली की बेहतरी के लिए बात हो, मैं आऊंगा। आपका सवाल था कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल का सवाल नहीं है। मैं सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि नेतृत्व के तरीकों में बदलाव की जरूरत है। एक ऐसी पार्टी का जन्म देना जिसमें कि टोपी के ऊपर भी नेता का फोटो हो, जिसमें कि नेता के नाम से ही नारे लगे, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। जहां नेता से सवाल करने वाले आदमी को मार्शल से उठा के विधानसभा से बाहर फेंका जाए, पार्टियों से बाहर निकाला जाए, दिक्कत की बात यह है। तो केजरीवाल जी ने जो धोखा दिया है, वो पूरे लोकतंत्र में जो उम्मीद पैदा हुई थी वो धोखा है, वो सबसे बड़ा खतरा है। और उन्होंने जो मोदी जी की नकल करने की कोशिश की है, सवाल मोदी विरोध का नहीं है, सिद्धांतहीनता का है। कभी इन्होंने पीएम पर मोदी और सीएम पर केजरीवाल का भी नारा दिया था, स्टिकर छापे थे, तो सवाल सिद्धांतहीनता का है। आज मोदी विरोध है तो वो भी सिद्धांतहीन तरीके से है, और कभी मोदी समर्थन पार्टी में वो भी सिद्धांतों की वैल्यूज की कमी हो गई। सिद्धांतहीनता केजरीवाल जी को, लेकिन आप जो मोदी जी का नाम अपनी जुबान से ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने आपको भी कहीं ना कहीं दाना डाल दिया हो और आप केजरीवाल की बुराई करना शुरू कर दिया? बीजेपी आपको भी दाना डाल सकती है। सवाल यह है कि आपको दाना नहीं मिला क्या? नहीं, तभी आप परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक आदमी अगर सच्चाई से बात कर रहा है, उसको पेंट कर दीजिए कि वो बीजेपी का आदमी है। दवाइयां, ये तरीका गलत है, दवाइयां मुफ्त, ये तरीका गलत है। और डॉक्टर जो है टाइम पर बैठे, आपको देखें, एमआरआई जैसी चीज जो है मुफ्त में हो, बिजली आपको सस्ती हो जाए, पानी आपको मिल जाए। अभी तो फिर से महंगा कर रहे हैं ना बिजली, बदल जाए, इतना वोट नहीं मिले तो महंगा कर रहे हैं बिजली। बिल्कुल अनर्गल बात कर रहे हैं। रशीदी साहब हैं कितने दिन से ये आम आदमी पार्टी के लगते क्या हैं? 3 साल मैं आम आदमी पार्टी के लिए पूरी सत्ता को छोड़कर आया हूं। ये रशीदी साहब बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये अनर्गल बात करने के लिए, ये अनर्गल बात करने के लिए अगर इस मंच का इस्तेमाल होगा, मैं इस बात के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। ठीक है, जल्दी 30 सेकंड। बहुत गलत बात है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने ये काम किया है, दवाई फ्री मिल रही है, फिर दिल्ली की जनता को नहीं पता जिसने ठोकर मार दी, उसको नहीं पता कि दवाई फ्री में मिल रही, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं। केजरीवाल साहब कहते क्या है, करते क्या है? क्या दिल्ली की जनता को नहीं पता जो उसने ये सबक दिया है? यहाँ तो ये होना चाहिए था। दिल्ली की जनता ने तो देखिए, आप बोल रहे थे मौलाना, मैं नहीं बोला। मैं तो ये कह रहा हूं कि तीनों जोन में बम्पर वोटों से आना चाहिए था आपको। जब आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं आपने, तो आपको बम्पर वोटों में से आना चाहिए था। बिल्कुल। ये तलाश कहां करते हैं कि हिस्ट्री रही है, ये तलाश कहां करते हैं कि हम हाईलाइट कहां से होंगे? शीला जी ने क्या नहीं किया? कुमार विश्वास जैसा आदमी, जो पार्टी के पार्टी बनी, उनको भी देखिए शौक है, उनको भी शौक है मशहूर होने का। कुमार विश्वास जितना अच्छा डमरू बजाता है, इतने अच्छे उसको वोट मिलते हैं। कुमार विश्वास को किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है ना। कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के बराबर के समतुल्य पॉपुलर नेता होंगे, बिल्कुल चेहरे होंगे। कुमार विश्वास ये ड्रामा नहीं कर रहे हैं। अगर कुमार विश्वास ये बातें कह रहे हैं, इसको सिरे से खारिज कर देना। मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन राशिद साहब ये चीजें आपको और आपकी पार्टी को दिखाती है कि आप आत्मावलोकन नहीं करना चाहते। हम तो सुमित जी ये कहते हैं, इतने आरोपों के बाद एक व्यक्ति को खुश रखना चाहते हैं। गडकरी के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई इनको, अभी कोर्ट को पैसा देना है इनको, बात को सुने। और ये कह रहे हैं कि साहब सरकार, दिल्ली सरकार ने केस लड़ा है, ज्यादातर रशीदी साहब आज के सवाल में ज्यादातर लोगों का जवाब जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि अंत मोदी विरोध है, आम आदमी पार्टी को ले चुका है। आम आदमी पार्टी का वक्त ले चुका है। 30 सेकंड 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड। ये बताइए
कोर्ट में जिनको 95,000 रुपया जो भी जेठमलानी को देना, उन्होंने कहा साहब दिल्ली सरकार का केस है। अरे जब तुमने आरोप लगाए थे तब तो मुख्यमंत्री नहीं थे। अरे आम आदमी कहां से ठीक है, मैं आप माफी चाहता हूं। तो क्यों गए? माफी चाहता हूं। ये आवाजें जो हैं वो आम आदमी के सीनियर लीडरशिप को और खासकर अरविंद जी को, मनीष जी को जरूर सुनना चाहिए कि क्यों इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, क्यों 2 साल 2 महीने में इतनी परिस्थितियां बदल गई, इतने सारे सवाल उनके सामने खड़े। तमाम मेहमानों का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।